तो लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार यह जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, अर्थात प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी इच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है और उनकी सरकार बना सकती है। यहाँ पर आप जो है वो एक निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल के दल को अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि, इस प्रतिनिधि को चुन सकती है के ऊपर थोड़ा जोर कीजिएगा। और बात करेंगे आज हम इसी बारे में कि क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकतंत्र और युवा दोनों खतरे में आ चुके हैं। हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ एक ऐसे आम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अपने व्यूज़ मैं साझा करूंगा आप सभी लोगों के साथ। और आई होप आपको मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगे और आप जो है वो को रिलेट कर पाओ, अपने व्यूज़ भी आप इस वीडियो के सामने रख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हिमाचल के हर एक युवा तक, चाहे वो जो है वो रोज़गार उसके पास है, चाहे वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, उन दोनों तक जो है वो ये वीडियो पहुँचे। हिमाचल के बाहर भी अगर आप किसी भी स्टेट से रह रहे हो, स्पेशली आप उत्तराखंड और राजस्थान से भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखो और कहीं ना कहीं आप खुद को जो है वो इससे कोरिलेट कर पाओगे। आज जो हिमाचल प्रदेश में युवा की स्थिति बन जा रही है या बन चुकी है, उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी जो है वो कोरिलेट कर पाएंगे। अपने व्यूज़ लास्ट में वीडियो को देना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे। और जो अगर नए आए हो तो चैनल के ऊपर से कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपसे रिलेटेड टॉपिक्स को यहाँ पर उठाया जाता है और अपनी आवाज़ जो है, आपकी आवाज़ को अपने थ्रू में यहाँ पर रखने का प्रयास करता हूँ। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के 2022 के आंकड़े मेरे सामने रखे गए हैं कि मोर देन 76,000 आर पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि 76,000 से ज़्यादा लोग जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है। 2022 के आंकड़े हैं, माफ़ कीजिएगा मेरे पास 2023 के आंकड़े जो है वो इससे बढ़ चुके होंगे। 1.41 लाख ग्रेजुएट्स एंड 6.28 लाख मेट्रिकुलेट्स, यानी कि 1.41 लाख जो है लोग हैं वो ग्रेजुएट हैं और 6.28 लाख जो है वो मेट्रिकुलेशन जो है वो लोगों ने कर दी है। उसके साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट हैं, मतलब कि 6.28 लाख, यानी कि 6 से 8 की अगर बात की जाए तो 8 लाख के करीब इसका आंकड़ा पहुंच चुका होगा। 30,000 से ऊपर के जो ऐसे लोग हैं जो अंडर मैट्रिक, और 40,400 जो है वो अभी अनपढ़ हैं, यानी कि अशिक्षित हैं। मोर दैन 44% ऑफ रजिस्टर्ड जॉबलेस आर वुमेन, और 44% ऐसी महिलाएं हैं, रजिस्टर्ड महिलाएं हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं। आज की डेट में उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया परंतु स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। और ये जो है वो 2022 के आंकड़े हैं। अब जो है वो इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी गई है। और उसके बाद हम चलते कि एज पर एस्टिमेट मोर देन 60,000 यंग मैन एंड गर्ल्स कम इनटू द जॉब सीकिंग मार्केट एवरी ईयर आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडीज़। तो 60,000 से ज़्यादा अब इसका आंकड़ा पहुंच चुका होगा। ये वो युवा हैं, उसमें आपके न सिर्फ आपका जो पुरुष है, उसके साथ कि आपकी महिलाएं और भाइयों के साथ बहनें भी हैं जो कि जॉब सीकिंग मार्केट में जो है वो आ जा रही है, यानी कि जॉब देखनी है खुद के लिए, जो है वो रोज़गार के अवसर खुद के लिए छांट रही है और इस मार्केट में जो डेली उतर रही है। पर ईयर की बात यहाँ पर की जा रही है। और जॉब वहाँ पर कहाँ दिख रही है, इसका भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का युवा जब आपका अपनी एक जो है वो ग्रेजुएट हो जाता है, या जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट, तो मतलब बहुत कम करते हैं, यानी कि अगर ग्रेजुएट वो हो जाते हैं तो उसके बाद जो हिमाचल का मोस्ट युवा है जो वो है वो सरकारी नौकरी की तरफ जाता है। और जो बचा कुचा युवा है वो यानी कि दिल्ली चला जाएगा, फिर चंडीगढ़ निकल जाएगा, या फिर आपका जो वो स्टेट्स में चला जाता है गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट जॉब की तलाश में। कितने ही प्रदेश के युवा ऐसे हैं जो खुद का बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर ये सवाल आपके सामने आ जाता है। और ये जो है अब जब गवर्नमेंट ने HPSSC को जो है वो सस्पेंड कर दिया है, या उससे जो है वो पूरी तरीके से टर्मिनेट ही कर दिया, तो इसके बाद जो शिक्षित युवा है वो कहाँ जा रहा है, ये चीज़ हमें देखने वाली होगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयड रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि HPSSC को बंद कर दिया और प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो भी सारे कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि उनमें पारदर्शिता नहीं है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि शायद उन्हें लगता है कि उनका जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उनकी नज़र में अगर दो ने कहीं चीटिंग किया तो सभी ने चीटिंग किया। पर इस चीज़ का इम्पैक्ट मैं पूछना चाहूँगा कि क्या उन पर नहीं पड़ेगा, जब आज की डेट में अगर मान के चलो आपकी देश के अंदर 3 से 4 लाख जो युवा है वो बेरोज़गार है, और कम से कम इतना ही युवा आपका जो है वो भी रिजल्ट की वेट कर रहा है, क्योंकि एक पोस्ट पे 3 लोगों ने DV दी है जाके। तो जब
पिछले सारे एग्ज़ाम रद्द हो जाएंगे, तो वो युवा आपका दोबारा एग्ज़ाम में बैठेगा। आपकी जो आपका फ्रेश यूथ है उसकी जो है वो सिलेक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर पुराना यूथ सारे एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है तो पुराना यूथ दोबारा आपका एग्जामिनेशन हॉल में बैठेगा। इससे दिक्कत ना सिर्फ उनको होगी बल्कि आपको भी होगी, क्योंकि कंपटीशन और बढ़ जाएगा। आज की डेट में जहाँ पर हर एक दिन, हर एक घंटे में एक युवा जो है वो कॉम्पिटेटिव लाइन में, गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की लाइन में जो है वो खड़ा होता जा रहा है, और आप लोग खुद पर कुल्हाड़ी मार रहे हो ये बोल के कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि उनमें पारदर्शिता नहीं हुई। क्या गवर्नमेंट जो स्टेटमेंट दे रही है कि किसी पोस्ट कोड में 73 लोग जो है वो शामिल पाए गए हैं, क्या किसी का किसी से फ़ोन पर बात करने इस बात की पुष्टि कर देता है कि उसने जो है वो एग्ज़ाम पेपर लीक किया था या उसके पास एग्ज़ाम पहुंच चुका था? हम भी HPPSC में जो है वो पहले फ़ोन किया करते थे। इवन अगर आप किसी भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर भी का अपना काम करवाना चाहते हो, आप तहसील में कहीं काम करवाना चाहते हो, ठीक है, या कहीं पर भी आप काम करवाना चाहते हो, सपोज़ कीजिए मैं HPSSC की साइट पर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो मेरी वहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि आपका जो है वो मैंने फ़ीस सबमिट वहाँ पर करवा दी है और उसके बाद मेरी फ़ीस जो है वहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो मैं भी फ़ोन करता हूँ HPSSC में कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ, ऐसा ग्लिच मुझे देखने को मिल रहा है या ऐसा एरर मेरे सामने आ रहा है। तो इट डज़ंट मीन कि मैं वहाँ पर जो है वो पेपर चीटिंग करते हुए वहाँ पर या उसके पेपर को जो है वो लीक करने में मेरा हाथ है वहाँ पर। अब ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ये कहाँ पर जाएगा आप बताइए मुझे? नो जॉब्स, नो मनी, नो वट। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है, एक तो आपका जो है वो सिलेबस, फर्स्ट दिक्कत ये आ जाती है। अब आप जब आप क्या करोगे, आपको GOA की पोस्ट चाहिए, आपको वहाँ पर बेसिकली GOA की पोस्ट आपकी क्लरिकल पोस्ट है, वहाँ पर आप जो है वो एग्ज़ाम का सिलेबस तो आपका बिल्कुल देखने में सिंपल होता है, परंतु जब आप क्वेश्चन डालते हो तो बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। 817 का जो एग्ज़ाम था उसमें बच्चा ही कन्फ्यूज़ हो गया था फर्स्ट टाइम जब उसने जो एक एग्ज़ाम दिया था कि यार मैंने जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहा हूँ कि मैं क्लरिकल का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। यहाँ पर एक 10th पास आउट बच्चे से या फिर एक ITI जिसने किया जिसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, उसको जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने पर मजबूर कर देते हो तो वो जॉब लेकर क्या करेगा भाई? इससे अच्छा तो है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ ले जाकर, M.Tech कर ले, B.Tech कर ले हो जाकर। GOA का सिलेबस आपने ऐसा रखा हुआ है कि एक व्यक्ति को जो है वो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से लेकर, हार्डवेयर से लेकर, वायरस से लेकर, सॉफ्टवेयर बनाया कैसा जाता है, सॉफ्टवेयर के जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर एरर कौन कौन से आते हैं, उनको जो है वो सॉल्व कैसे किया जाता है, ऑप्टिकल वायर्स होती है उनका कलर कौन कौन से रंग का होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इतने माइनर से सब्जेक्ट आपने उन्हें पढ़ा दिए हैं। क्या वो उनके सब्जेक्ट उस कुर्सी पर बैठ के काम आ पाएंगे क्या कभी? क्या आपने कोरिलेट कर पाया हो इस चीज़ से उसे? या जो व्यक्ति भी इस समय जो की कुर्सी पर बैठा हुआ है, क्या मुझे वो बताएगा कि कभी आपके दिमाग में ये चीज़ आई वहाँ पर कुर्सी पर बैठ कर कि यार इसको एक्शल केबल का कलर क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैं खुद जो है वो पीछे 1 साल तक जो है वो इस फील्ड में काम कर चुका हूँ, IT फील्ड में काम कर चुका हूँ, या इससे रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड मैं जॉब कर चुका हूँ एज ए क्लरिकल की। तो वहाँ पर मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं आई कि यार कोएक्शियल केबल जो पीछे दी गई है, वायर दी गई है, इसका कलर कैसा हो, कौन सा कलर किस लिए यूज़ हो, इसकी बैंडविड्थ क्या हो, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो। अगर बताना चाहिए तो सिंपल आप जो है वो MS Excel रखिए, MS Word रखिए, वहाँ पर पावर पॉइंट रखिए, ईमेल को सेंड और रिसीव कैसे किया जाए वो रखिए, कंप्यूटर में कोई ग्लिच आ जाता है, रीस्टार्ट करते हुए ग्लिच आ जाता है तो उसे कैसे हैंडल किया जाए वो रखिए। क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट पे आप काम करते हो उस डिपार्टमेंट का अपना एक अलग पोर्टल होता है, अपनी एक अलग वेबसाइट होती है, अपना एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, जिसे चलाने के लिए बाकायदा जो है वो 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग पहले दी जाती है। तो क्या सिलेबस जो है वो ठीक रखा जाता है? अब जब ये यूथ जो कि इतना एजुकेटेड हो चुका है आज की डेट में, जैसे कि हर एक चीज़ माइनर चीज़ पढ़ने के लिए आपने मजबूर कर दिया है, जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा तो वो क्या करेगा जाकर? क्योंकि पैसा आज की डेट में देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसा। जितनी किसी गाड़ी में पेट्रोल की आवश्यकता होती है उतनी ही एक व्यक्ति की ज़िंदगी में पैसे की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को याद रखिए। तो जब उस एम्प्लॉयड यूथ को जॉब नहीं मिलेगी, उसके पास पैसा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? उसके पास ऑप्शन क्या होगा? क्या हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर इतना अच्छा हो पा रहा है? क्या एग्रीकल्चर के रेट इतने अच्छे मिल पा रहे हैं? बहुत लोग बोलते हैं कि जो शिमला वाले हैं उनके पास तो जी सेब है, ये है, फलाना। मैं बेसिकली शिमला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग नहीं करता हूँ,
पर फिर भी मैं उनके हक में बहुत बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि शिमला वालों के पास जो सेब है फलाना ढमकाना है, क्या उनको उस सेब का जो है वो उनको उनकी मेहनत का जो है वो पूरा रेट मिल पाता है? कितने प्रकार के जो आपकी दवाइयाँ वहाँ पर यूज़ की जाती है, पेस्टिसाइड्स दुनिया भर की यूज़ की जाती है, मेहनत उनमें बहुत अच्छी खासी रहती है। तो क्या उस चीज़ का वहाँ पर उनको बेनिफिट मिल पाता है? लोअर हिमाचल की बात की जाती है, कितनी लोअर हिमाचल में आपका एग्रीकल्चर होता है? क्या उस एग्रीकल्चर से कोई व्यक्ति अपना घर चला सकता है? परसों चौथी में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, पंजाब केसरी जो सॉरी आपका दिव्य हिमाचल चैनल था, वहाँ पर आई हुई थी कि एक व्यक्ति चार आपकी गोभी की बोरी लेकर मंडी में गया और उसे जो है वो खर्चा उल्टा अपनी जेब से देना पड़ा गाड़ी का। तो क्या हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर पनप रहा है? गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने दूध के रेट बढ़ा दिए या दूध के रेट हमने ऐसे कर दिए। एक व्यक्ति जिसने गवर्नमेंट टेस्ट क्लियर कर दिया और जो वेट कर रहा है कि यार आज मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसे गाय या भैंस पालने के लिए मजबूर कर देगी? क्या वो कर पाएगा ये काम? इंडस्ट्रीज़ कितनी खोल दिया आपने, प्राइवेट बिजनेस आपने कितना इंप्रूव कर पाए, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप कितना लेकर आ पाए हो? प्रीवियस सरकार की बात करें तो क्या उन्होंने किया? 4 साल तक सोए रहे, 4.5 साल तक सो रहे, 6 महीने में उन्हें लगा कि अब हमारे इलेक्शन आ रहे तो हमने संस्थान खोल दिए। चलो संस्थान खोले, अब माननीय सीएम जी बोलते हैं कि संस्थान तो खोल दिए पर उसमें संसाधन नहीं जुटा पाए। जो गलती उन्होंने करी ऊपर से उस गलती के ऊपर आपने लिपापोती आपने कर दी, आपने HPPSC बंद कर दिया या HPSSC जो है वो उसे बंद कर दिया। अरे वो संस्थान अगर खुल रहे थे तो उसमें कम से कम भर्तियां तो करवाते। आपने तो भर्तियां जो हो रही थी उन्हें भी बंद कर दिया वहाँ पर। तो संसाधन तो आपने नष्ट कर दिए, उन्होंने पैसा नष्ट किया, आपने संसाधन नष्ट कर दिए यहाँ पर। अब वो बिल्डिंग, उस बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है, उसमें संसाधन लगे, उसमें लोगों की मेहनत का पैसा लगा, किसी नेता ने अपनी जेब से तो पैसा नहीं डाला, टैक्स लगाया, गवर्नमेंट का टैक्स लगा उसमें, जो है वो सॉरी जो हिमाचल के लोग हैं उनका टैक्स लगा उसमें जाकर। अब वो वहाँ पर धूल खा रही हैं बिल्डिंगें। अगर आज की डेट में कितनी स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम जो है उनकी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी, आपको खाली अपॉइंटमेंट देनी है। क्लरिकल के कितने मामले, सेक्रेटरीट में बच्चे फाइनल रिजल्ट का वेट करें, जो IT पोस्ट कोड वाले कम से कम 2500 से 3,000 बच्चा होगा आपका लटका पड़ा है। इसके बाद जो टीचर्स हैं उनकी वैकेंसी, DM की वैकेंसी आपकी लटकी पड़ी है, फाइनल रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। और आप बोल रहे हो कि शिक्षक नहीं है। शिक्षकों को तो आपने जो है वो अपने तरले करने के लिए रखा हुआ है कि डेली आपके दरवाजे पर आके जो है वो भीख मांगे अपने रिजल्ट की। आप बोल रहे हो कि स्टाफ नर्स नहीं है, हॉस्पिटल में आप PSC देखो तो वहाँ पर, CHC देखो तो वहाँ पर एक स्टाफ नर्स है। क्यों? स्टाफ नर्सों को तो आपने हाथ जोड़ने पर मजबूर किया हुआ है कि डेली आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई जाए और आपको बोला जाए कि यार हमारे रिजल्ट निकाल दो। कोई भी शिक्षक नहीं है। शिक्षक आपसे मिलने आते हैं, वहाँ पर रो रहे हैं शिक्षक आके आपसे। 40 साल का युवा अगर किसी, स्पेशली 40 साल का अगर एक मेल आदमी किसी दूसरे मेल आदमी के सामने रो रहा है तो इसके मायने समझते हो आप क्या होते हैं? है कुछ आपको आइडिया इस चीज़ का? वुमेन जो होती हैं वो बेचारी इमोशनल हो जाती है, उन पे कई बार इमोशन का कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो उस इमोशन को कहीं ना कहीं रोक नहीं पाती। पर जब एक मर्द रोता है तो उसके लिए सबसे सोचने वाली बात होती है कि इसका रीज़न क्या है। पता नहीं कौन सी सोच में डूबे रहते हैं आप, पता नहीं क्या डिसीजन, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या बोलकर आपको जो है वो ये बाध्य कर रहे हैं कि आप ऐसा डिसीजन लीजिए, जबकि आपके पास कोई दूसरी बॉडी नहीं है। आपने जो है वो एक बॉडी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी, जो क्लास 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी और हिमाचल प्रदेश में रोज़गार का सबसे मुख्य साधन थी, उसे ही आपने जो है वो ध्वस्त कर दिया, जबकि आपके पास कोई सेकंड अथॉरिटी है ही नहीं। तो क्या ये आपका सही डिसीजन था? बिल्कुल ये आपका सही डिसीजन नहीं था। अगर आज की डेट में, मैं कल एक हमारे युवा भाई ने जो है वो वीडियो डाली थी और मैं आज उनकी बात को ही दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आज की डेट में इलेक्शन करवाए जाएँ तो माननीय सीएम साहब जी आप इलेक्शन हार सकते हो आज, क्योंकि इस तरीके से युवा जो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और इसका इम्पैक्ट अब देखते थे कि विधानसभा चुनाव जो हमारे हुए थे उसमें 2022 में जो इलेक्शन हुए थे इनका रिजल्ट आया था तो 24,773 लोगों ने किसी भी दल के प्रत्याशी पर भरोसा न जताते हुए नोटा को वोट डाला था। तो इस चीज़ को भी देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा बैजनाथ विधानसभा में 600 जो है वो 669 लोगों ने जो है वो नोटा को चुना था, 669 लोगों ने जो है वो वोटा को चुना था। अब अगर आज की डेट में इलेक्शन होते हैं या 5 साल बाद भी चलो आप इलेक्शन करवा लीजिएगा तो ये नोटा का परसेंटेज बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट से लोगों ने हताश होकर आपको चुना था। लोगों ने BJP को वोट इसलिए नहीं दिया था कि
कांग्रेस अच्छी गवर्नमेंट है, बल्कि लोगों ने इसलिए दिया था क्योंकि बीजेपी से लोग दुखी आ चुके थे। उन्हें 5 साल में कुछ नहीं किया था। कोरोना का ठीकरा फोड़ते फोड़ते उन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया था 5 साल, और इससे हताश होकर लोगों ने आपको चुना था। और आपने क्या किया? आपने तो 3 साल में ही पूरी कसर पूरी कर दी। सॉरी, जो 3 महीने हैं उनमें ही आपने जो है पूरी कसर पूरी कर दी। तो क्या हिमाचल प्रदेश का युवा इलेक्शन में जाएगा तो नोटा का परसेंटेज आपका बढ़ेगा? अगर आज की डेट में इलेक्शन होते तो हिमाचल प्रदेश में किसी भी एक पार्टी से ज़्यादा वोट नोटा को मिल सकते हैं आज की डेट में। और यूथ जो है वो बिल्कुल बेरोजगारी की तरफ जा रहा है, लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में। क्योंकि नोटा का परसेंटेज अगली इलेक्शन में गारंटेड लीजिए आप, लिख के बढ़ने वाला है। जब आज ही ये हाल है, 24,000 यानी कि आप 24,500 लोग ऐसे हैं जो कि आज ही नोटा को चुन रहे हैं, जिन्होंने नोटा पीछे चुन लिया, तो आज क्या करेगा युवा? उसके पास क्या ऑप्शन है? पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, उसने इस उम्मीद में आपके साथ जो है वो कन्विंसिंग करने तक गए, लोग प्रचार करने तक गए आपके साथ। चाहे आप वीडियोस को देख लीजिए, आप लोगों का खुला प्रचार किया। कभी एक एस्पिरेंट जो है वो राजनीति में नहीं कूदता है, परंतु मजबूर किया गया उसको लास्ट गवर्नमेंट के समय से कि ओपनली आपकी तरफ से कन्विंसिंग करने गए लोग। युवा गए आपकी तरफ से कन्विंसिंग करने के लिए कि प्लीज़ कांग्रेस को वोट दीजिए। और युवा की ऐसे लोग जिनके की कभी हिस्ट्री रही है परिवार की कि जिन्होंने कभी बीजेपी को वोट, ये सॉरी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उन्होंने भी अपना आत्मसम्मान खोकर आप लोगों को वोट दिया, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर आपको वोट दिया कि आप लोग करेंगे कुछ, और आप लोगों ने तो पूरे का सिस्टम ही बिठा दिया बिल्कुल। तो कहाँ जाएगा युवा? अब जब एक युवा एजुकेटेड हो जाता है तो क्या एक एजुकेटेड युवा कंपनी में जाएगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रखकर? एक ऐसा युवा जो अपने रिजल्ट की वेट कर रहा है, क्या उसके जो दरवाजे हैं वो कंपनी के लिए खुले रहेंगे क्या? अगर मान लो किसी उसी कंपनी में जॉब भी मिल जाती है, या वो किसी फैक्ट्री में चला जाता है, या उसे चांस मिलता है फैक्ट्री में जाने का, तो क्या वो वहाँ जा पाएगा? उसकी सेल्फ सेल्फ जो रिस्पेक्ट होती है, सेल्फ इस्टीम होती है, क्या उसे वहाँ जाने देगी? आप लोग तो सोच रहे हैं कि नहीं जी, युवा परेशान हो गए, इधर उधर हो जाएगा। क्या बचेगा उसका, उसके पास ऑप्शन? मैं किसी को यहाँ पर प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी अपराध की लाइन में जाइए। देखिए, इस समय अपने आप को संभालिए। फ्रस्ट्रेट मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब हैं जिससे मेरी बातचीत होती है आज के डेट में, वो सभी फ्रस्ट्रेट है। और इस समय हमें एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। देखिए, इस कंडीशन से अगर आप किसी ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के साथ आप इस कंडीशन को शेयर करोगे, अपनी बातों को शेयर करोगे, जिससे कि जिसका कि कोई जॉब से सरोकारी नहीं है, तो वो आपको मजाक समझेगा और वो आपको बोलेगा कि यार ऐसी चीज़ तो होती रहती है लाइफ में, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। इसको, आपकी कंडीशन को खाली वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो उसके साथ ही अपने विचारों को जो है वो शेयर किया कीजिएगा। नहीं तो अदरवाइज समाज आपका मजाक उड़ाता है और मजाक मजाक जो है उड़ाता रहेगा। इस चीज़ को आप नोट मान लीजिए। चाहे आपके घर के फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, वो भी आपको इस तरीके से देख रहे होंगे कि यार हो जाएगा हो जाएगा, परंतु जो दुख आपके ऊपर इस समय बीत रहा है वो दुख एक एस्पिरेंट ही जानता है। मैं आपको कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी आपराधिक गतिविधि में पेश आइए, परंतु ऐसा होता है जब एक शिक्षित युवा हर तरीके से निराश और हताश हो जाता है, तो ऐसे ही लोग जाकर जो है वो हैकिंग करते हैं, गवर्नमेंट की साइट्स को हैक कर देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के जो अकाउंट्स होते हैं उनको हैक कर देते हैं, वहाँ पर जो वायरस उसमें ला जाता है। कोई एक व्यक्ति जिससे कि आप जो है वो हर एक चीज़ पढ़वा रहे हो, उसे एबल कर रहे हो समझने के लिए कि कंप्यूटर आखिरकार होता क्या है, कंप्यूटर साइंस आखिरकार होती क्या, और उसके बाद जब उसे लगता है कि उसे जॉब मिल जाएगी और आप उसे सिरे से खारिज कर देते हो, तो उसके दिमाग में और क्या चीज़ आएगी भाई? किस विश्वास के साथ वो अगले टेस्ट की तैयारी करेगा? समाज के लिए वो खतरा बन जाता है। फिर ऐसे ही लोग आकर जाकर जो है वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। और एक जब शिक्षित व्यक्ति अपराध की रास्ते पर चल पड़ता है तो वो समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, बैंक के स्कैम हो रहे हैं, तो वो कौन कर रहा है? अनपढ़ आदमी थोड़ी कर सकता है वहाँ पर जाकर। तो ये सब करके आप खुद की टांग के ऊपर जो है वो कुल्हाड़ी मार रहे हो, खुद के पैर के ऊपर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। आपको लग रहा होगा कि नहीं, युवा को इधर उधर भटका देंगे तो टाइम निकल जाएगा, परंतु उनके सब्र की प्रतीक्षा मत लीजिए। युवा आज की डेट में, सीएम साहब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इवन वो एक कमरे के अंदर बंद हो चुका है, उसका मन नहीं करता किसी से बात करने का, किसी कहीं जाने का, किसी को फेस करने का। पहला समय था कि नहीं, आपको पता था कि नोटिफिकेशन आएगी, एग्ज़ाम होगा, युवा बिजी रहता था, उसे उम्मीद थी कि यार ये एग्ज़ाम नहीं हो तो अगला हो जाएगा। पर अब तो उसे कोई उम्मीद ही नहीं रही है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि आगे क्या होना है। और ये जो मैंने बात करी यहाँ पर कि निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को अपना वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकता है, इस प्रतिनिधि के ऊपर
भविष्य में काले बादल ज़रूर मंडरा जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। दोस्तों इस सिचुएशन में धैर्य बनाकर रखिएगा, थोड़ा बुरा समय है, निकालना तो पड़ेगा और धीरे धीरे निकल जाएगा, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ करेगी, परंतु मेरी यही आश्वासन है गवर्नमेंट को, या मेरा यही गवर्नमेंट से फरियाद करता हूँ कि जो करना है आप प्लीज़ जल्दी कीजिए। अभी तक मुझे नहीं लगता है कि डाटा जो है आपका निकल चुका है, और डाटा जो है वो आपका लोक सेवा आयोग को सेंड करने की आवश्यकता क्या है? लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग में डाटा को सेंड करने की क्या आवश्यकता है? इससे अच्छा तो ये है कि आप लोक सेवा के कुछ अधिकारियों को उस बिल्डिंग में बिठा दीजिए वहाँ पर। ये ये क्या तुक बनता है भाई? बिल्डिंग की क्या गलती, उसमें तो सीमेंट बजरी लगा हुआ है। इम्प्लॉयज़ वहाँ पर बैठेंगे तो कमीशन बनेगा। तो बजाय इसके कि आप पूरा डाटा उठाकर उसे सर्कुलेट कर रहे हो, कुछ इम्प्लॉयज़ को ही वहाँ पर बिठा दीजिए जाकर, ताकि वो उस डाटा को वहाँ पर देख पाएँ। इतनी सिंपल बात है, पता नहीं कौन से ब्यूरोक्रेट्स आपके जो आपको ऐसी जो है वो एडवाइस देते हैं। कमरा ही आपने चेंज करना है तो एम्प्लॉय को चेंज कर दीजिए। HPPSC के नाम से वहाँ पर जो है वो ब्रांच खोल दीजिए, वहाँ पर सब कुछ डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उन लोगों को वहाँ पर बिठाइए और उनको जो है वो एनालाइज करने को बोलिए। वहाँ पर उठा के डाटा ही उल्टा किया जा रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। इस समय जो है आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा। ऐसा मूव मत उठाइएगा जो समाज के लिए और आपके लिए जो है वो हानिकारक हो जाए, आपके परिवार के लिए हानिकारक हो जाए, क्योंकि एट द लास्ट आपको भुगतना पड़ेगा। गवर्नमेंट का या बाकी लोगों का इसमें कुछ नहीं जाएगा। आपको जो है वो इसमें आपको और आपकी फैमिली को जो है वो सफ़र करना पड़ेगा। तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखिएगा। अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे अगर ये दिन आ रहे हैं, और याद रखिएगा कि अगर काले दिनों के ज़िंदगी में हकदार आप हो तो गुलाबी दिनों के हकदार भी आप ही होगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रिजल्ट आएंगे, थोड़ा समय लगेगा। और इस चीज़ पे प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा, ताकि पता लग पाए गवर्नमेंट को भी यार कि क्या इन एस्पिरेंट्स के ऊपर बन रही है। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है वो आप सोशल नेटवर्किंग के ऊपर बनाइएगा, सोशल नेटवर्किंग का सहारा लीजिएगा। ना सिर्फ यूट्यूब के ऊपर दूसरों की वीडियो देखिए, परंतु खुद की वीडियो भी पोस्ट कीजिए। एटलीस्ट पूरे देश को पता लगना चाहिए कि हिमाचल के युवाओं के साथ क्या हो रहा है। किसी का खून करना, किसी के थप्पड़ मारना, किसी के आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाना या दंगा फसाद करना, ये हमारे प्रवृत्ति में नहीं है। जो हमारी प्रवृत्ति में वो कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग का सहारा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाइए। हर एक व्यक्ति जो है वो ट्राई कीजिए कि अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सके सोशल नेटवर्किंग के सहारे। इस समय अगर आप नहीं कर पाओगे तो दोस्तों कब करोगे आप फिर? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल के ऊपर नया हो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मेरे मन में होते हैं और मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स के मन में, उनको मैं इस चैनल के ऊपर लेकर आता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी और दिन किसी नई वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय हिमाचल, गॉड ब्लेस यू।